हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका अपने आप जितना वेटेज है वो तो है ही, और बाकी और चैप्टर में भी इसका एप्लीकेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं भी किसी भी चैप्टर में आपका बन जाती है तो वहां हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके उसके रूट फाइंड आउट करके उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करके उसको सोल्व करना हमें पड़ता है। तो इसलिए जो है यहाँ अपने आप में चैप्टर तो है ही, और भी बहुत सारे चैप्टरों में इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो जरा इसमें क्या है कि किस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो, देखते हैं। देखो लास्ट चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के हमने टाइप पढ़े थे कुछ, क्या कि लीनियर पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये कुछ टाइप पढ़ी थी हमने पॉलिनोमियल की। ठीक, तो पॉलिनोमियल क्या था आपके पास, कोई भी पॉलिनोमियल है ना, fx इज इक्वल, अगर fx कोई भी पॉलिनोमियल है आपके पास तो वो पॉलिनोमियल अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपका इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो इट मींस उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। अब जैसे सपोज करो हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। हम ये पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 2x + 3 तो ये क्या हो गया, कि लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, है ना, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर मैं इसको इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देता हूं, ठीक है, इसको मैं 0 के इक्वल रख देता हूं तो इट मींस इट इज अ लीनियर इक्वेशन। ये क्या बन गई, ये बन गई लीनियर इक्वेशन, दिस इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सेम ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ, अगर आपके पास जो x है, मतलब जो वेरिएबल है, ठीक है, अगर उसकी डिग्री 2 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक क्या हुआ कि अगर सपोज करो मैं इसको लिखूं 2x² + 3x + 5, ये क्या हो गया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं रख देता हूं 0 के इक्वल, तो 2x² + 3x + 5 = 0, तो इट मींस अब मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गई, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सो ऑन। सेम ऐसे ही इसमें और इसमें। ठीक है, अब हमारा ये मकसद यहाँ क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, हम फिलहाल पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर इसको मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है, तो वो देखो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, चलो ठीक है। अगर बात करते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इफ px is a quadratic polynomial, if px is a quadratic polynomial, then px is equal to 0 is a quadratic equation. ठीक है, if px is a quadratic polynomial then px is equal to 0 is a quadratic equation. अब इसको जनरलाइज करने वाले तो मतलब क्या है कि अगर सपोज करो आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म है ax² + bx + c = 0, ठीक है, ये क्या हुआ, ये अगर मैं 0 के इक्वल नहीं रखता तो अभी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगर ax² + bx + c इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या है, a b c where a b c are any real number, a b c क्या है, कोई भी रियल नंबर है, बट a cannot be equal to 0, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन में a b c जो है कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं और एनी रियल नंबर, बट a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं, x² का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए, और a b c और कोई भी आपके पास एनी अदर रियल नंबर हो सकता है, तो ऐसी फॉर्म की इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेकर समझ लेते हैं कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है और कौन सी इक्वेशन नहीं होती है। देखो मैंने 4 इक्वेशन लिखी है,
इसमें हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो 1 2 चेक करते हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो सीधा साधा एक इक्वेशन लिखी हुई है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखी हुई है। एज इसमें कुछ नहीं करना, में कुछ नहीं देखना। देखो जरा, इसकी जो पावर है x जो वेरिएबल है, इसकी जो पावर है हाईएस्ट पावर दैट इज 2, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, 2 ही होती है, मतलब कि डिग्री जो है वो 2 होती है ना। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हमें साफ-साफ दिख रहा है कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। ठीक है, अगर हम इस जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो x² का कोएफिशिएंट a, यहां x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो a की वैल्यू 1 है। ठीक है, b x का कोएफिशिएंट b, यहां x का कोएफिशिएंट -6, तो b की वैल्यू -6 है। और कांस्टेंट यहां c है, यहां कांस्टेंट 4 है, तो c की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें डिग्री क्या है, 2 है ना। डिग्री 2 है, तो इट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ अभी ये जो है, ये इक्वेशन जो है ये पूरी हमारे प्रॉपर इस फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होनी चाहिए जिसमें a b c आपके कोई भी रियल नंबर हो, a 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो अपॉन में x है, वेरिएबल क्या है, अपॉन में है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा हमें, तब हमें देखना पड़ेगा, सिंपलीफाई करके हमें इस फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा, तब हम चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सिंपलीफाई कर देते हैं। देखो एलसीएम लेंगे, यहाँ x यहाँ 1 हो जाएगा, तो इट मींस x एलसीएम आ जाएगा, तो इट मींस 1x * x² और प्लस 3 और इज इक्वल टू x²। ठीक है, अब इस x की मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगी, तो x² + 3 = x³, तो इट मींस ये क्या हो जाएगा, माइनस के x³ + x² + 3 = 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, देखो यहाँ डिग्री क्या हो गई x की, x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो गई, 3, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3, तो इट मींस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले केस में 2 होनी चाहिए। यहाँ क्या आ गई 3, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, फिर वो हमारे पास इस फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, फिर इसको हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई इसको जब हम करेंगे तो देखेंगे कि क्या आएगा। तो देखो जरा, x² और प्लस 1/x² = 2 है, तो एलसीएम लेंगे, x² 1 * x और x² * x² x की पावर 4 हो जाएगा, तो x की पावर 4 और प्लस 1 = 2, तो इट मींस x² x की पावर 4 प्लस 1 और माइनस 2x² = 0। ये बनेगी भाई, इसको है ना सिंपलीफाई करके क्या बनेगी ये, तो यहाँ क्या देखो x की हाईएस्ट पावर क्या आ गई, 4, तो इट मींस इट इज आल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x की पावर क्या आ गई, यहाँ पे 4 आ गई, क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए जब हम इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, तो इट मींस ये भी क्या हुई, क्वाड्रेटिक नहीं हुई। इस पर आते हैं भाई लास्ट वाली, तो x² प्लस 2√x और माइनस के 3। इसमें देखो जरा, अब हमारे पास क्या है, यहाँ x² है, ठीक है, और √x है, और दोनों क्या है, दोनों में वेरिएबल है हमारे पास यहाँ, तो x² 2√x माइनस 3 = 0, ax² प्लस bx प्लस c = 0। अभी ऊपर देखो मैंने क्या लिखा, इफ px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन px = 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर उसी पॉलिनोमियल के आगे हम 0 लगा दें, सिंपल सी बात है, तो वो इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अब मुझे चेक करके ये बताओ जरा, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है ना। क्वाड्रेटिक तो चलो इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ हाईएस्ट पावर x की जो है वो 2 है, तो क्वाड्रेटिक अभी चलो बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये है भी नहीं पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन करते थे, क्या पॉलिनोमियल जो है वो किस चीज को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते थे, अगर आपके पास जो वेरिएबल होता है, जो x होता है या y जो भी वेरिएबल होता है, वो उसकी पावर अगर आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए या फिर नेगेटिव आ जाए, है ना, फ्रैक्शन में आ जाए या फिर नेगेटिव आ जाए, तो उस पॉलिनोमियल को, वो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते, है ना, वो पॉलिनोमियल नहीं होता। ये हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब देखो यहाँ भी, यहाँ क्या है, x की पावर क्या है, रूट है x, रूट में x, तो इट मींस x की पावर क्या है यहाँ पर 1/2, x की पावर 1/2 ही तो है यहाँ पे, तो x की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ कि ये पॉलिनोमियल, पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इट मींस इक्वेशन कैसे हो जाएगा, तो इट इज आल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो
दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये बात कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 की फॉर्म की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको हम सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सोल्व का मतलब क्या है कि हाउ टू फाइंड द जीरोस और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे हम उसकी जीरोस या फिर रूट फाइंड आउट हम करेंगे, ठीक है। रूट्स, जीरोस और रूट्स एक ही बात है, तो यहाँ हम बेसिकली जीरोस नहीं बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हम रूट्स की बात करेंगे, है ना। जो हमारे पास जब हम क्या करते थे इन केस ऑफ इन पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या करते थे, हम जीरोस फाइंड आउट करते थे। तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करते थे भाई, उसको क्या कर लेते थे, फैक्टराइजेशन मेथड से जब उसको करते थे तो उसको फैक्टराइज करके लास्ट में जीरो के इक्वल लगते थे, जहां से हमें उसकी जीरोस मिल जाती थी, है ना, कि किस किस वैल्यू पे वो जो पॉलिनोमियल है वो जीरो है, तो इट मींस वो उसकी जीरो होती है, वो उसकी रूट्स होते हैं, ठीक है। सेम केस हम यहाँ भी यही चीज हम करेंगे कि कैसे हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम सोल्व करेंगे ना। तो सोल्व करने का मतलब बेसिकली क्या है कि इन x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कि x की वैल्यू क्या-क्या आएगी, कौन-कौन सी दो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जिससे इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, है ना। तो वो क्या होती है, रूट्स होते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो बेसिकली यहां हमारे पास वेरियस मेथड है टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब उस मेथड में से अभी हम फिलहाल जो बात करते हैं जो बेसिकली जो हमारे पास एक तो क्या फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड है इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्यूशन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन मेथड है आपके कि जिससे आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे। सोल्व करने का मतलब उनके रूट्स फाइंड आउट करोगे, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके कितने रूट्स होंगे, है ना, रूट्स कितने होंगे, दो। क्वाड्रेटिक मतलब के दो रूट्स, है ना, एटमोस्ट कम से कम दो रूट होंगे, उसके दो रूट्स होंगे, दो ऐसी वैल्यू निकलेगी उस इक्वेशन में जिसके लिए क्या होगा, ये जीरो, जिसको वो जीरो बना देगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ गए, रूट्स हो गए। अब इनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की, ठीक है। देखो फैक्टराइजेशन मेथड जैसे पॉलिनोमियल में हम पढ़ चुके हैं उस चैप्टर में, जैसे बहुत सारी इक्वेशन जीरोस, बहुत सारी पॉलिनोमियल की वैल्यूज हम फाइंड आउट करते थे, जीरोस फाइंड आउट करते थे विद द हेल्प ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड। वो फैक्टराइजेशन मेथड कुछ नहीं है, वही आप इस इक्वेशन को जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके आप फैक्टर करोगे। फैक्टर कैसे करोगे, वही सिंपल इस तरीके की जितनी भी इक्वेशन होती थी उनके फैक्टर हम कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टर करेंगे, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, और उसकी हेल्प से हम उसकी रूट्स फाइंड आउट कर देंगे। देखो तीन इक्वेशन मैंने लिखी है, इनको हमें क्या करना है, सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये तीन इक्वेशन लिखी है, इनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड। सोल्व करने का मतलब क्या है, इनका रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रूट फाइंड आउट करने के लिए एक बार और मैं आपको जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है वो उसका थोड़ा सा इनके थ्रू, इन इक्वेशन के थ्रू आपको बेसिक बता देता हूं, ठीक है, कि कैसे कैसे हम जो है स्प्लिट करते हैं। देखो ये क्या है, इसको अगर मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मेरे पास a की वैल्यू क्या है, 1 है। इस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं 1 की, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है 6 है, और c की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम क्या करते थे, जो सम है वो सम तो होना चाहिए आपके पास b के इक्वल, जो भी b होता है तो सम तो आपके पास 6 आना चाहिए, है ना, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो a into c के इक्वल आनी चाहिए, a into c के इक्वल। तो यहाँ a into c क्या है, 5 into 1, इट मींस प्रोडक्ट आपके पास 5 आनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस b वाले को इस हिसाब से ब्रेक करना है, इस हिसाब से स्प्लिट करना है कि अगर आप उन वैल्यूज की, उन टर्म्स की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो a into c के इक्वल आनी चाहिए, और अगर आप उसको सम करोगे तो इस b के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं। अब देखो जरा, ये क्या है, प्रोडक्ट ये है, सम ही आना चाहिए, ठीक है। अब सम जब ये चाहिए आपको और प्रोडक्ट चाहिए ये, तो अगर 5 में मैं 5 में अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 में जब 5 प्रोडक्ट 5 ही रही, और 5 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इट मींस इस 6 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं,
इस 6 को हम स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे 5x और प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो जरा इसको ऐड करेंगे तो 5x प्लस x 6x हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इनटू x तो 5x स्क्वायर मतलब कि a इनटू c। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो 5x स्क्वायर तो है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, इस बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारे पास इसकी आए वो a इनटू c के प्रोडक्ट के इक्वल आए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको दो को एक साथ लिख लेते हैं ऐसे करके और यहां से x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 और प्लस यहां से कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 लिख देते हैं तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर फर्दर देखो यहां से x प्लस 5 फिर हम कॉमन निकाल सकते हैं तो x प्लस 5 अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो एक बार जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो इट मींस x इज इक्वल टू -5। एक बार इसको 0 के इक्वल तो x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास x की वैल्यू कौन सी आई, एक आई -5 एक आई -1। तो these are the roots of this quadratic equation, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, रूट्स फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टराइजेशन मेथड हुआ हमारा, ठीक है। तो बेसिकली आपको हर फैक्टराइजेशन मेथड जहां भी बोला जाएगा आपको क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला जो प्रोसीजर है वो लगा के फैक्टर करने हैं और आपको रूट निकाल देना है उस इक्वेशन के, ठीक है। ये करना है, ठीक। तो इसमें देखो ये चीज आप 9th में कर चुके, बेसिकली स्टार्ट ये फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में 8th क्लास से हो जाती है ना। तो 8th 9th, इसलिए 9th क्लास में इस चीज पर आप स्ट्रेस दिया जाता है कि भाई फैक्टर सीख लो, है ना। इसलिए क्योंकि यहाँ उसका बहुत एप्लीकेशन है, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट में क्या है, अगर मैं कंपेयर करूं जनरल इक्वेशन से तो देखो a की वैल्यू क्या है 8 है, b की वैल्यू -22 है और c की वैल्यू -21 है, ठीक है। तो मतलब सम जो है वो -22 आना चाहिए, है ना, जो आप सम करते हो b के इक्वल और प्रोडक्ट जो है वो 21 × 8 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब 22 को हम इस हिसाब से स्प्लिट करें कि जो उनकी प्रोडक्ट है वो 8 × 21 के इक्वल आ जानी चाहिए, ठीक है। तो उसको देखो कैसे हम पता लगाते हैं कि वो कैसे आ जाए ना। ऐसे बेसिक ऐसे अगर आपके पास कोई छोटी टर्म है तो उसको तो आप जल्दी से देख के पहचान लो कि भाई हाँ इस चीज को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा और सम करें तो ये आ जाएगा। लेकिन अब जब बड़ी टर्म हो जाती है तो उसमें हम कैसे देखें, तो a और c जो है, देखो a और c के आप अलग अलग फैक्टर कर लो। तो 8 के जो फैक्टर होंगे वो 2 × 2 × 2 हो जाएंगे, ठीक है। 21 के जो फैक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे 3 × 7 हो जाएंगे, ठीक। यही हो गया बस। अब आपको जो रिजल्ट चाहिए वो इनकी जो प्रोडक्ट है वो किस में चाहिए, नेगेटिव चाहिए ना। 8 × 21 जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आना चाहिए ना, तो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। अब हमें इसी हिसाब से इसको स्प्लिट करना है कि वो अगर आप उनको आप क्या करो प्लस माइनस करो तो वो नेगेटिव बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो जरा अब ये जो आपने फैक्टर किए हैं इनको जरा एक जगह सारों को एक साथ लिख लो, ठीक है। प्लस माइनस का हम बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल हम ये लिख लिया। अब इनको लिख के ये देख लो, इस हिसाब से रीअरेंज करो इनको कि आपके पास जो है वो -22 आ जाए, ठीक है। इस हिसाब से रीअरेंज करते हैं इनको सबको कि हमारे पास क्या आ जाए b आ जाए उनको प्लस और माइनस करने के बाद, ठीक है। अब देखो जरा अगर मैं 7 और 2 × 2 4 7 × 4 है ना, और क्या बचा ये बचा, ये क्या बचा ये बचा 6 बचा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, अगर मैं इनको ऐसे लिख देता हूं तो 7 × 4 28 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6, है ना। देखो मल्टीप्लिकेशन तो अभी वही नहीं है ना, लेकिन अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जिससे मेरे पास क्या आ जाए 22 आ जाए। अब 22 होना चाहिए नेगेटिव, तो इट मींस बड़ी टर्म नेगेटिव लेंगे और छोटी टर्म हम पॉजिटिव लेंगे जिससे हमारे पास रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आए। तो अगर मैं माइनस का 28 करूं और प्लस का 6 करूं तो मेरे पास क्या आएगा माइनस का 22 तो आएगा और इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही आएगा क्योंकि ये इनके फैक्टर में से तो हमने निकाला है ना, तो मल्टीप्लाई तो वही आएगी सेम। तो इट मींस हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं इनके अलग अलग फैक्टर, ठीक है। इनके अलग अलग फैक्टर करके एक साथ लिखो और उनको रीअरेंज करो, फिर जो आपको चाहिए उसके हिसाब से उनको बना दो, ठीक है। तो देखो तो 8x² माइनस 28x और प्लस 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 22 को इस हिसाब से स्प्लिट कर दिया जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा
कि प्रोडक्ट तो आपको a इंटू सी के इक्वल मिलेगी और जो इनको हम क्या करेंगे ऐड अप करेंगे तो b के इक्वल मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको सेम ऐसे ही अलग दोनों के अलग अलग पेयर बना लेते हैं हम। ठीक है भाई, अब जो इनमें से कॉमन निकल सकता है कॉमन निकाल लेंगे। तो 4x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, है ना, तो यहाँ क्या बचेगा 2x और माइनस के 7। यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन 3 कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस के 7। ठीक है, तो ये और ये फिर कॉमन निकल जाएगा फर्दर, तो 2x माइनस के 7 और अंदर क्या बचेगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार इसको 0 के इक्वल एक बार इसको 0 के इक्वल, तो 2x माइनस के 7 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7/2। फिर यहाँ पे 4x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/4। तो दो रूट्स कौन से आ गए हमारे पास, एक तो 7/2 और एक -3/4। तो ये दीज आर द टू रूट्स ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे हम उसके रूट फाइंड आउट करेंगे। देखो भाई इसकी बात कर लेते हैं, यहां कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। तो a की वैल्यू क्या है 9 है और b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो यहां भी हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट जो है वो कितना चाहिए a इंटू सी मतलब कि 9 इंटू -2 मतलब कि प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए 18 माइनस का और सम जो है वो क्या चाहिए -3 चाहिए। ठीक है, अब मैंने कहा था इनके जो फैक्टर है वो पढ़ लो, हालांकि ये बहुत ज्यादा बड़ी टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 और 2 अपने आप में क्या है फैक्टर है, सिंगल वैल्यू है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 ये टोटल फैक्टर होगा a इंटू सी का मतलब 18 का, और वो माइनस के साथ आना चाहिए। ठीक है, वो हम देख लेंगे अभी माइनस कैसे आएगा। तो आप इसको इस चीज को आपको इस हिसाब से रीअरेंज करना है कि मेरे पास -3 आ जाए। ठीक है, तो देखो जरा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और 6 और इंटू 3 18 तो होगा क्या ये है, और 6 में से -6 में से 3 माइनस करोगे आप तो 3 आएगा और -3 आपको लेके आना है। तो इट मींस बड़े वाले को साइन माइनस रख लो और छोटे वाले का प्लस रख लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। तो 9x स्क्वायर -6x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, -6 प्लस 3 तो -3 आ जाएगा और -6 इंटू 3 तो -18 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं हम इनको पेयर में लिख लेते हैं और पेयर में लिखने के बाद जो भी इसमें से कॉमन आता है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस के 2 बचेगा। यहाँ इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है तो 1 लिख लेते हैं, तो 3x माइनस के 2 बचेगा। ठीक है, देखो 3x माइनस 2 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 फिर फर्दर हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल एक बार इसको 0 के इक्वल, तो जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक बार 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू 2/3 और 3x इज इक्वल टू -1 तो x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है जी, ये दो रूट्स आपके पास आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ऐसे विद द हेल्प ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड हमें ऐसे क्या करना है उसको उसके रूट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, बेसिकली स्प्लिट करना है हमें, स्प्लिट द डिटरमिनेंट वाला प्रोसेस लगा के। देखो जब भी आप इनको रीअरेंज करो तो हमेशा जो है ना ये चीज सेम बनेगी दोनों में, ये चीज सेम कॉमन निकलेगी। अगर कहीं आपको प्लस माइनस गड़बड़ भी हो रहा है जल्दी में आपने लगा दिया तो ये चीज यहाँ आगे रुक जाना। अगर आप ये दोनों चीज सेम नहीं ना आई ना आपकी तो रुक जाना, एक बार ऊपर देख लेना कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ प्लस माइनस का साइन, या फिर हमने इस हिसाब से जो वैल्यू जो रीअरेंज करके वो रीअरेंज सही किया है भी या नहीं किया है, तो वो आपका क्रॉस चेक हो जाएगा। ये दो वैल्यू सेम आनी चाहिए, इसमें से ये कॉमन निकल जाना चाहिए चीज है ना, तो यहाँ आपको कंफर्म हो जाएगा, फिर आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना, इनके प्रैक्टिस से आपके पास सारे आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो और इनको अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को।